We are going to start the topic, that is the packaging of DNA helix or nucleosome model. The main topic is packaging of DNA helix और इसी को बोलेंगे nucleosome model. As the structure of DNA, it is a long chain. Okay, the structure of DNA consists of long polynucleotide chain. और ये polynucleotide chain जो है यह एक पैकेज फॉर्म में पाया जाता है, कंडेंस फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं. सो क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम इसी के हेल्प से उसको जानेंगे. हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल. ये न्यूक्लियोसोम होता क्या है पहले हम बात कर लेते हैं इसकी. तो न्यूक्लियोसोम जो है यह एक कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है. ओके, इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं. एक पार्ट होता है प्रोटीन और दूसरा पार्ट होता है डीएनए. इस स्ट्रक्चर में पहला पार्ट आपका डीएनए हो गया और उसके बाद होता है प्रोटीन. सो डीएनए एंड प्रोटीन these together condense or rearrange to form the nucleosome structure or the structure of nucleosome. ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं. कैसे बनाते हैं तो देखिए, पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की. सो इन प्रोकैरियोट्स what happens, the negatively charged DNA is a negatively charged compound joined with some protein, and the protein is positive charge. And they are condensed to form a structure which is known as nucleoid. Okay. In prokaryotes, there is no actual nucleus present, and at the place of nucleus, a membraneless structure which is made from the DNA, which is negatively charged, with a protein which is positively charged. तो ये फिक्स्ड रीजन बनाते हैं, फिक्स्ड एरिया बनाते हैं, और फिक्स्ड एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, which is found in prokaryotes. ये जो है प्रोकैरियोट्स में डीएनए का क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स में किस फॉर्म में होगा, न्यूक्लियोइड में फॉर्म में होगा. अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होता है, या यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है. तो देखिए यूकैरियोट्स में क्या होता है. इन यूकैरियोट्स इसमें भी सेम वही प्रोसेस, negatively charged DNA and plus histone protein to be positively charged. ओके, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसोम. और हिस्टोन की खास बात ये होती है कि इसमें बेसिक अमीनो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है. ओके, more amount of basic amino acid. और जो अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, बेसिक अमीनो एसिड की जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जो एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, दैट मीन्स आर्जिनिन एंड लाइसिन. आर्जिनिन एंड लाइसिन जो है ऐसे अमीनो एसिड है जो रिच अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं. ओके, कॉम्बिनेशन होता है. हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो यूकैरियोट्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि रिच होता है विद बेसिक अमीनो एसिड इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. जो मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन. ओके, ये दो जो है बेसिक अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोट्स में ये होते हैं.
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की। टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है कितने तरह के होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है टोटली आपके 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो कौन कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं हम। तो पहला हिस्टोन प्रोटीन होता है H1। H कैपिटल H और 1 लिखेंगे। फर्स्ट इज H1। दूसरा होता है आपका H2A। H2A इसको लिखते हैं। तीसरा हिस्टोन प्रोटीन होता है H2B and the fourth is the H3 and fifth one is the HO। ओके, तो इसमें ये 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ओके, और यही हिस्टोन प्रोटीन कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि अलॉन्ग विद द डीएनए के साथ ये हिस्टोन प्रोटीन ही जो है पैकेज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनाते हैं? तो देखिए न्यूक्लियोसोम का जब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या कि जो हिस्टोन प्रोटीन है इनमें से H1 को छोड़ दिया जाता है, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये दोनों जो है पेयर में पाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल में। न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं और ये बनाते हैं हिस्टोन ऑफ द भर। ओके, तो देखिए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ये स्टोन ऑफ का वर्ड में क्या लिखना है? ये जो आपका H1 जो होगा, H1 वो सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, ये पेयर में नहीं पाया जाता और इस तरह से पाया जाता है H1। इसी तरह H1 स्टोन प्रोटीन यहाँ पे H1 हो गया। और इसके अलावा जो H2A, H2B है, ये H2A हो गया, सपोज ये है आपका H2A, तो H2A पेयर में पाया जाएगा, ये भी आपका H2A ही होगा। ऐसे ही H2B, तो H2B क्या होगा? पेयर में पाया जाएगा। H3 तो ये हो गया H3 और H4 इसी तरह H4। तो H1 को छोड़कर एक्सेप्ट H1 all the other histone protein, other type of histone protein found in pair, okay, and this histone protein make the histone octamer। ये जो पाए जाते हैं paired form में form histone octamer। ये बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू द न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्रिएट होता है। हिस्टोन ऑक्टामर पूछा जाता है कभी कभी दैट विच हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बनाने में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं? तो एक्सेप्ट H1 को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो सभी जो है पेयर्ड फॉर्म में हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। मतलब ये 4 टाइप्स के हैं और चारों जो है डबल हो गया। ऑक्टा मतलब 8, ओके, तो 4 का डबल क्या होगा? 8। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टामर। और ये ऑक्टामर जो है जुड़े रहते हैं किससे? H1 से जुड़े रहते हैं। H1 से ये कनेक्टेड रहते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन से। अब इसी जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन कौन से चार्ज का होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पे आपको दिखेगा ये जो आपकी डीएनए का स्ट्रैंड होता है या डीएनए का चेन होता है, वो डीएनए का चेन इसके चारों तरफ जो है लिपटा रहता है। डीएनए चेन और डीएनए रैप, चेन और डीएनए बिकम्स रैप अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन। ये जो आपका डीएनए का चेन है वह हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप करता है। डीएनए
और द चेन ऑफ डीएनए। तो ये चेन ऑफ डीएनए जो है आपको दिख रहा है, ये चेन ऑफ डीएनए इसके चारों तरफ क्या होता है, रैप होता है, लिखा रहता है। चेन ऑफ डीएनए में रैपिंग अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए चेन और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है, उसको हम बोलते हैं कोर डीएनए, कोर डीएनए। ठीक, इसको हम बोलते हैं कोर डीएनए। और जो दो न्यूक्लियोसोम, दो ऐसे जो दो हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, ठीक, दो वाला की स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो डीएनए का लिंक पाया जाएगा, ठीक, इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। जैसे आपका ये जो हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरे क्रोमैटिन के थ्रेड में एक ही सिंगल नहीं होता है, ये बहुत सारे यूनिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओके, सो बिटवीन टू हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टामर द पार्ट ऑफ डीएनए, ये जो आपका पार्ट ऑफ डीएनए दिख रहा है हिस्टोन प्रोटीन के, दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में इस पार्ट को हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। दिस पार्ट इज नोन एज लिंकर डीएनए। Okay, so there are two parts of DNA in the structure of न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं डीएनए के। एक पार्ट जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैपिंग करता है, उसको हम कोर डीएनए बोलेंगे। और एक पार्ट ऐसा जो दो न्यूक्लियोसोम के, दो हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर के बीच में या उनको जोड़ने वाला जो काम करेगा, उसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। मतलब ये आपका लिंकर डीएनए है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये भी लिंकर डीएनए है। ओके, so this is the nucleosome model। this is structure को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो आपको क्रोमैटिन थ्रेड दिखाई देता है, उस क्रोमैटिन थ्रेड का फॉर्मेशन इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम के मिलने से बनता है क्या, क्रोमैटिन थ्रेड। यही जो है न्यूक्लियोसोम बहुत लंबा चेन बनाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं डीएनए के, लिंकर डीएनए से, और यही बना देते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक, अब क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वही क्या होता है, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या बनाता है, इस न्यूक्लियोसोम बनाता है क्रोमैटिन थ्रेड। और क्रोमैटिन थ्रेड जो है कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज ड्यूरिंग द माइटोसिस, और ड्यूरिंग द मियोसिस इट बिकम्स फॉर्म द क्रोमोसोम, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। मतलब हम बात करते हैं जब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी इसके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के जेनेटिक मटेरियल होने की जो प्रूफ है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखा जाते हैं कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, ये जो न्यूक्लियोसोम है वो आसानी से क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में देखे जा सकते हैं। और ये जो है देखा गया था न्यूक्लियोसोम को ऑब्जर्व किया गया था किसके, क्रोमैटिन थ्रेड में, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्रोमैटिन थ्रेड जो है इसी के ऊपर, इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, when the chromatin thread observed by electron microscope. So in electron microscope or under the electron microscope, the chromatin thread look like a beads on the string. तो ये कैसा दिखाई दिया, beads on the string. The chromatin thread under the electron microscope, it was observed in the form of beads on string. मोती की माला के जैसा स्ट्रक्चर जो है क्रोमैटिन थ्रेड दिखाई दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में। तो मोती की माला का मतलब ये जो ये धागा है, कोई ये थ्रेड है, उसी थ्रेड पर छोटे छोटे जो है बीड्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। एंड वाज सपोज्ड बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल दैट द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग इट इज द न्यूक्लियोसोम। तो ये बीड्स जो मोती के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए आगे के ऊपर, वो क्या थे, वो थे आपके न्यूक्लियोसोम। और ये जो थ्रेड हुआ है वो क्या है, लिंकर डीएनए। ये थ्रेड आपको जो दिख रहा है वो लिंकर डीएनए है। और बीड्स जो छोटे छोटे गोले दिखाई दिए वो थे क्या,
न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, या न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ओवरऑल जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए बात होता क्या है कि जो ये आपका न्यूक्लियोसोम है, अब यहाँ पे आगे ऊपर बता दे रहे हैं, देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का मॉडल क्या होता है। सो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दे फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। ये जो है न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन बनाएंगे। ओके, न्यूक्लियोसोम का होगा क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन क्या बनाते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, क्रोमैटिन कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट किस स्टेज में होते हैं, ड्यूरिंग मेटाफेज। ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज द क्रोमैटिन चेंजेस इनटू क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये जो सारे स्ट्रक्चर है अलग अलग स्टेज ऑफ सेल की लाइफ में के अलग अलग स्टेज में दिखाई देते हैं आपको। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट द न्यूक्लियोसोम मॉडल और पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए हेलिक्स जो बेस पेयर होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोसोम वो होता है 200। बेस पेयर इन न्यूक्लियोसोम वो होता है 200। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे डीएनए का लेंथ जो है, अभी शुरू में बताया गया था कि डीएनए को मेजर करते हैं, उसके लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट जो सेलेक्ट किया गया है, या तो न्यूक्लियोटाइड लेते हैं या फिर बेस पेयर लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है बेस पेयर को यूनिट के फॉर्म में लिया जाता है। तो टोटल 200 बेस पेयर पाए जाते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। ओके, डीएनए का। अब देखिए यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यूक्रोमैटिन जो होता है, इसमें जो न्यूक्लियोसोम होते हैं दे आर लूजली पैक्ड। न्यूक्लियोसोम जो है इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड। ओके, बट हेट्रोक्रोमैटिन जो है उसमें ये डेंसली पैक्ड होते हैं। तो इसके बेस पर जो दूसरा डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, ये लूजली पैक्ड होते हैं और ये डेंसली पैक्ड होते हैं। तो लूजली पैक्ड होने की वजह से इनका जो स्टेनिंग होता है, स्टेनिंग का मतलब देखने में जो है ये किस तरह से देते हैं, तो ये लाइट स्टेन होते हैं। इनका जो स्टेन होता है वो लाइट स्टेन होता है यूक्रोमैटिन का। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वह डार्क स्टेन क्रिएट करते हैं। डार्क स्टेन, ओके, लाइट स्टेन एंड डार्क स्टेन। ये लाइट स्टेन होते हैं और ये जो है डार्क स्टेन होते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ओके, तो इसमें ये जो यूक्रोमैटिन वाला पार्ट होता है, क्रोमैटिन का ऐसा पार्ट जो यूक्रोमैटिन की तरह से एक्ट कर रहा है, यूक्रोमैटिन का फीचर रखता है, वह ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ओके, यूक्रोमैटिन इज द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मीन्स ऐसे पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, बट दूसरा जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है ऐसे पार्ट में। ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए के पार्ट, डीएनए से जो है आरएनए का बनना या डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के का वो पार्ट जो यूक्रोमैटिन वाले पार्ट में जो डीएनए होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं।
बट हेट्रोक्रोमैटिन वाले पार्ट में जो डीएनए होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ओके, अगला जो है डिफरेंस हम बात करेंगे, तो ये जो पोजीशन होती है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का जो पोजीशन होता है इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन वो कैसा होता है। तो यूक्रोमैटिन होते हैं जो दे आर फाउंड एट द प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर ऑफ क्रोमैटिन में प्रेजेंट होते हैं, बट ये प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स पेरीफेरी, मतलब किनारे पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन का जो किनारा होता है उस पर ये ज़्यादातर हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं और यूक्रोमैटिन जो है सेंट्रल पार्ट में ये पाए जाते हैं। पढ़ेंगे दैट इज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इसी को हम बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ग्रिफिथ जो थे इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट से डीएनए की डिस्कवरी तो नहीं हुई, मतलब ये प्रूफ नहीं हो पाया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है, बट थोड़ा सा कुछ प्रेडिक्शन जो है यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ ऐसा चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो इसके लिए इन्होंने जो है दो कंपोनेंट्स लिए, ओके, दो चीज़ों को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट कराया था जिसमें इन 1928 में ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया था। And there are two components taken by the Griffith. The one is the Streptococcus pneumoniae, and the Streptococcus pneumoniae is the bacteria. Okay, it is a bacteria causing pneumonia. ये जो बैक्टीरिया है वह न्यूमोनिया काज करने वाली बैक्टीरिया है। ओके, एंड द सेकेंड सब्सटेंस टेकन बाय फॉर द एक्सपेरिमेंट was the mice, an animal which is known as mice, चूहे को लिया इन्होंने। ओके, तो दो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वन इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विच इज अ बैक्टीरिया कॉजिंग न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया काज करने वाली बैक्टीरिया होती है, इसको इन्होंने लिया, और दूसरा लिया माइस, चूहे को लिया, और इस दोनों को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पहले हम कुछ बेसिक थिंग्स जानते हैं। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इसका जो है इसको जब कल्चर किया गया, कल्चर मीडियम में इसको कल्चर किया गया, तो ये दो तरह की, ये दो ग्रुप में डिवाइड हुए। ओके, दो तरह के ये बैक्टीरिया पाए गए। एक जो है स्मूथ बैक्टीरिया, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मिला
that is rough bacteria. तो स्मूथ और रफ बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या था? सो स्मूथ बैक्टीरिया जो थी वह इनके चारों तरफ म्यूकस का कैप्सूल था। There is a mucus capsule म्यूकस कैप्सूल जो है उनकी चारों तरफ कवर था विद म्यूकस कैप्सूल, म्यूकस कैप्सूल अराउंड देयर बॉडी। इनके चारों बॉडी के चारों तरफ जो है म्यूकस का एक कैप्सूल था, इसीलिए इनका सरफेस जो है आउटर सरफेस क्या था? स्मूथ था। ओके और दूसरा द सेकेंड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज नोन एज रफ बैक्टीरिया। तो रफ बैक्टीरिया की जो खासियत थी दैट इज विदाउट म्यूकस कैप्सूल। इनकी चारों तरफ म्यूकस कैप्सूल जो है नहीं था, इसलिए इनका जो सरफेस था आउटर सरफेस वो रफ था। ओके वही म्यूकस कैप्सूल जो है वह पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके तो इस तरह से ऐसे बैक्टीरिया जिनके चारों तरफ म्यूकस का कैप्सूल पाया गया तो उसको स्मूथ बैक्टीरिया बोला गया, और जिनके चारों तरफ म्यूकस का कैप्सूल एब्सेंट था उसको रफ बैक्टीरिया बोला गया। तो इन दोनों ही टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को लेकर के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। ओके अब देखिए इसमें स्मूथ बैक्टीरिया और रफ बैक्टीरिया में कुछ अलग अलग स्ट्रेन भी होते हैं, जैसे इसमें जो है S1, S2, S3। ऐसे इसमें भी R1, R2, R3 अलग अलग स्ट्रेन की बैक्टीरिया मिले। ओके तो जिस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो थी, इसमें से ये S3 को इन्होंने लिया और इसको R2 को इन्होंने लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? तो पहला एक्सपेरिमेंट था ये दैट इज जब इन्होंने ग्रिफिथ जो थे उन्होंने क्या किया कि पहले एस बैक्टीरिया को, कौन से एस बैक्टीरिया को? एस थर्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया माइस के बॉडी में। ओके उसके बाद जो है R2 बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस प्यूरोनी बैक्टीरिया को R2 को इंजेक्ट कराया। तो दोनों में इन्होंने देखा क्या कि व्हेन ही इंजेक्ट R2 बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में। तो माइस क्या था? माइस तो था सर्वाइव। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो जाएंगे। जो स्मूथ बैक्टीरिया है वो वायलेंट बैक्टीरिया होती है, दे आर वायलेंट और पैथोजेनिक, मतलब जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। और रफ बैक्टीरिया जो होती है दे आर नॉन वायलेंट। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जो नॉन रफ बैक्टीरिया जो कि नॉन वायलेंट थी, इनको जब इंजेक्ट कराया गया माइस में तो माइस में न्यूमोनिया नहीं हुआ। ओके माइस डिड नॉट गेट अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया। तो जब उसमें न्यूमोनिया नहीं हुआ तो सर्वाइव किया। ओके तो उसकी डेथ नहीं हुई। लेकिन जब S3 वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया गया, when we inject S3 bacteria into the mice, so the mice becomes died. Mice die. Okay, जब इन्होंने
एस्थर्ड बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हो गया, डाई कर गया। क्यों डाई कर गया? बिकॉज द माइस बिकम्स इन्फेक्टेड विथ न्यूमोनिया। माइस को न्यूमोनिया हो गया और न्यूमोनिया से जो है वो मर गया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये कराया, द थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द ग्रिफिथ आफ्टर killing the smooth bacteria by heating। ओके, ग्रिफिथ ने क्या किया, इस एस बैक्टीरिया को किल कर दिया, मार दिया। किससे? हीट करके, उसको हीट करके उस बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। ओके, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, एस थर्ड, इसको इन्होंने जब इंजेक्ट कराया माइस में, तो माइस जो थी वो क्या हुई, वो सरवाइव की, मतलब उसमें न्यूमोनिया नहीं हुआ माइस में जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया गया। अब उसके बाद चौथा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ये हीट किल्ड as third। So the fourth experiment done by the Griffith, it was when he injected heat killed as third bacteria with R second bacteria। Okay, R second bacteria along with the heat killed as third bacteria इंजेक्टेड इनटू द माइस। जब माइस में इंजेक्ट किया गया, देन वी ऑब्जर्व दैट माइस बिकम्स डाइड। ओके, तो उन्होंने ये देखा कि माइस जो है उसके बाद क्या हो गई, डेड कर गई, हीट किल्ड होने के बावजूद भी। तो उसके बाद उस डाइड माइस से, तो माइस जो है डेड कर गई, उस डेथ माइस के बॉडी से इन्होंने आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट किया? एस थर्ड बैक्टीरिया। ओके, लिविंग अलाइव एस थर्ड बैक्टीरिया को इन्होंने इस माइस से, माइस जो डाइड कर गई, इसके बॉडी से इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, एस थर्ड लाइव। ओके, जिंदा एस थर्ड बैक्टीरिया को इन्होंने निकाला उसमें से। अब सोचिए कैसे ये जो है डेड किल्ड, हीट किल्ड बैक्टीरिया वापस जो है जिंदा कैसे हो सकती है? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उसमें एक्चुअली में हुआ क्या, तो देखिए होता क्या है कि उन्होंने ये उसमें से कॉन्सेप्ट को या क्या एनालाइज किया कि something is transformed from the S heat-killed S bacteria into the R second bacteria। okay, रफ बैक्टीरिया के बॉडी में कुछ ऐसा चीज था जो ट्रांसफॉर्म हुआ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। something is transformed from the heat-killed S third bacteria into the body of रफ R सेकेंड बैक्टीरिया। और जब इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ तो R सेकेंड बैक्टीरिया जो थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एस थर्ड बैक्टीरिया। इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया। तो वही लाइव एस थर्ड बैक्टीरिया जो है किल्ड माइस के बॉडी से निकाला गया। ओके, तो देखिए होता क्या है कि ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कुछ चीज, ऐसा कोई चीज जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम एस थर्ड टू द आर सेकेंड बैक्टीरिया, वो ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस है, वो ही ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जब इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, सो दैट सब्सटेंस, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस enable the rough bacteria to synthesize the polysaccharide, okay, polysaccharide capsule, mucus capsule।
अराउंड द रफ बैक्टीरिया। रफ बैक्टीरिया आर सेकेंड बैक्टीरिया के चारों तरफ भी पॉलीसेकेराइड का म्यूकस का लेयर सिंथेसाइज करने को एनेबल कर रहा है। तो जब रफ बैक्टीरिया के चारों तरफ, रफ बैक्टीरिया क्या है, उसमें डिसिमिलर फीचर क्या है, रफ बैक्टीरिया के चारों तरफ जो है पॉलीसेकेराइड का म्यूकस कैप्सूल नहीं पाया जा रहा है और एस बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल प्रेजेंट है। तो एस हीट फील्ड एस बैक्टीरिया जितना तो हो नहीं सकती, बट इसके अंदर से कुछ ऐसा चीज़ जो है इसके रफ बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ जो इसको एनेबल करती है टू मेक द पॉलीसेकेराइड और म्यूकस कैप्सूल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो जब म्यूकस कैप्सूल इसके ऊपर बन गया और सेकेंड बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एस थर्ड बैक्टीरिया में। एंड एस थर्ड बैक्टीरिया इज वायरुलेंट। तो ये एस थर्ड जो होती है वो वायरुलेंट होती है और उसी की वजह से माइस क्या हुआ, डाई कर गया। ओके, तो यहाँ से या इसी को ग्रिफिथ के इसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके।